दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो इनका तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि गेम ट्रंप के हाथ में है, यूएस मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट्स ट्रंप के हाथ में है और ट्रंप जब चाहे तब अपनी उंगली से मार्केट को नचा सकता है। ये एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये फैक्ट बता रहा हूँ, इसका डेटा भी ना आपको पिछले वीडियो में दिया है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए ताकि आपको आइडिया लगे कि मार्केट अभी किस सिचुएशन में अटका हुआ है। कुछ अपडेट्स आई है उसको चेक करते हैं, फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। एक म्यूचुअल फंड है उसको लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकला है, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। ट्रंप ने देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। ईरान से बात करके काफ़ी डील करने की कोशिश की, काफ़ी बात करने की कोशिश की है, बट उससे टाइम खराब होता है, तो मुझको अब बात नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं वॉशिंगटन यानी जो यूएस है, जो लाइसेंस दे चुका था या जो परमिशन दे चुका था ईरान को पहले कि आप बेच सकते हैं ऑयल को, सैंक्शंस जो भी थे आपके ऊपर से वो हट चुके हैं। वो सैंक्शंस या वो जो लाइसेंस हैं वो वापस से रिवोक हो चुका है, यानी सैंक्शंस लग चुके हैं। इजी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं अब ईरान इलीगल तरीके से ऑयल बेचेगा, लेकिन लीगल तरीके से ऑयल नहीं बेच सकता है। और पता ही है आपको मैक्सिमम जो इनकम है ईरान की, अभी ये जो सैंक्शन हटे थे, हाई प्राइजेस पर ऑयल बेचने की वजह से मैक्सिमम जो इनकम है ईरान की हो रही थी। और इसको लेकर इसराइल ने भी काफ़ी खिलाफ में बात की थी, पर ट्रंप अग्री नहीं करा। फाइनली आज ये भी अपडेट आ चुका है कि जो लाइसेंस है वो रिवोक हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या बोला वो आप देख सकते हैं। टाइम वेस्ट करना है, डील करना, दे आर स्कम। यू नो व्हाट स्कम इज, मुझे नहीं पता इस वर्ड का क्या मतलब है, बाकी जो पता है उसको देख लेते हैं। सिक पीपल है वो, ठीक है, उसके साथ में वायलेंट है। अगर उनके पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो फिर वो उसको यूज़ कर लेंगे। तो अब मैं बात नहीं करूँगा, अब सीधा अटैक करूँगा, ये ट्रम्प का यहाँ पे कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ईरान ने क्या कहा। ईरान का एक हेडक्वार्टर है जिसका नाम ही ख़त्म है, ख़त्म अल करके कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम भी अटैक करेंगे, हमारे पास भी अग्रेशन है। ऑब्वियस है, दोनों पार्टीज़ के पास में वेपन्स हैं, रीज़न है फाइट करने के पीछे के। यूएस की बात करें तो कुछ गोल्स हैं, इसराइल की बात करें तो कुछ गोल्स हैं, और ईरान की बात करें तो ऑब्वियसली रिवेंज है, बदला है। जो इनके सुप्रीम लीडर को मारा गया था उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑब्वियस है ये बदला लेने के लिए पूरी तरह से रेडी है। कल हमने एक डेटा भी देखा था जिसमें ट्रंप को भी मारने की धमकी दी थी। अब देखिए दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ आती है शाम को, ट्रंप 6 बजे के आसपास, मतलब उनकी सुबह हो जाती है, ट्रंप जाग चुका है और ट्रंप जागते ही बोल चुका है कि अब मैं एक और अटैक कर दूंगा ईरान के ऊपर आज रात को। ठीक है, आज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर अटैक करना होगा तो पहले से ही धमकी नहीं मिलेगी। जितनी भी धमकी हमने देखी उसके बाद में कुछ मेजर अटैक्स नहीं हुए थे, छुटपुट अटैक्स हो जाते हैं, लेकिन मेजर अटैक्स अगर करना है तो ट्रंप यहाँ पे खुलेआम आके धमकी नहीं देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स कर सकते हैं कि ट्रंप ने बोला आज रात को धमाका करूंगा, शायद ना हो। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने ये भी बोला है कि यूक्रेन को अलाउ कर दिया मैंने, प्रोड्यूस करो पैट्रियोट मिसाइल्स, प्रोनाउंसिएशन गलत किया होगा तो माफ़ी चाहूँगा, बाकी एक मिसाइल है जो अलाउ कर दिया है कि आप उसको बना लो और ऑब्वियस है रशिया के ऊपर चलाओ। ट्रंप का देखिए मेन गोल यही है, लास्ट टेन्योर है और उम्र भी हो चुकी है, बुढ़ापा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, मौत का इंतज़ार है। तो ऐसे में पूरी प्लानिंग है कि मरने से पहले थोड़ा गदर मचाया जाए, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, वेल्थ क्रिएशन में हो अपनी फैमिली के लिए, या फिर ये वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन के बेसिस पे खेलना हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इनके लिए ये गेम है। जब तक ट्रंप है, जब तक डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कमी रहेगी मार्केट से। फिलहाल यही सिचुएशन अभी हमको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा के लिए, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो। आपको बताइए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हर महीने अपडेट आता है कि क्या कुछ किया है, और ये अपडेट देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हम बोल सकते हैं, इक्विटी के मामले में ये फंड है। अब ये टोटल पोर्टफोलियो इनका देखो, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये जो शीट दिया, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब है यहाँ पे चेंजेस किए हैं, स्टॉक्स लिए हैं, बेचे हैं। तो फर्स्ट टाइम आता है HDFC बैंक, कुछ नहीं किया, पावर ग्रिड कुछ नहीं किया, ITC तीसरे नंबर पे है जो कि टोटल 6% के आसपास इनका
पोर्टफोलियोज में और नेट एसेट के अंदर क्या कुछ किया है, 6% के आसपास हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज़ की है। इसके बाद में बजाज होल्डिंग्स के अंदर इंक्रीज़ की है। कोटक महिंद्रा बैंक और ये जो आईटी कंपनीज है जिसमें इन्फोसिस का नेम आप देखो यहाँ पे भी इंक्रीज़ की है। ठीक है, 14% समथिंग कुछ। और ये जो डिक्लाइन मिली है इनको, ये भी आप देख सकते हैं। अल्टीमेटली इसको आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लो, इसको देख लो अच्छे से पोर्टफोलियो को मैं आपको यहाँ पे क्विकली ब्रीफिंग कर देता हूँ कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट किया है। सीखने वाली बात है। कैश इनके पास में है 14%। पब्लिक काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रही है इनको कि यार आपके पास में इतना कैश है, आप डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हो। हीलियोस का आप फ्लेक्सीकैप देखो, आप डीएसपी फ्लेक्सीकैप देखो, आप और फ्लेक्सीकैप जो भी इतने सारे हैं वो देखो, सब 98% इन्वेस्टेड है, कैश में उनके पास में है ही नहीं कुछ। तो पराग परी का कहना है कि हमारा AUM ज़्यादा है, हमको थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके चलना होता है, हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, तो हम कैश तो रखेंगे हाथ में, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको यूज़ करेंगे। अगर बुल मार्केट भी है तब भी हम कैश रखेंगे, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर भी कुछ कंपनीज होती है, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो नीचे मिलते हैं, वहाँ पे हम खरीदारी करेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने दिया आईटी का कि मार्केट अच्छा कर रहा था, कंपनीज भाग रही थी, लेकिन आईटी नीचे था, तो हमने वो कैश वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। आपको क्या लगता है, आईटी में पैसे लगाने चाहिए थे या नहीं? कमेंट कर सकते हैं। एक नई पोजीशन ली है छोटी सी, पेट्रोनेट LNG की, शॉपिंग मोर, आईटी, आईटीसी, बैंक्स, एयरटेल। आईटी देखो, सबसे पहले आईटी के अंदर और खरीदारी की है। ठीक है, एक्सपोजर इंक्रीज किया है, EID, CMS, गैस स्टॉक्स, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्मॉल कैप ना के बराबर है, तो छोड़ो इनको। आईटी अब इनकी 9% है पोर्टफोलियो की। देखो हम यहाँ पे बोलते हैं कि पराग पारिक आईटी खरीद रहा है, आईटी खरीद रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30% आईटी रख लिया। 9% है अभी भी, ये 10% नहीं है, 10% से कम है, मैनेजेबल है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप आईटी खरीदते हैं, मान लो आपके पास में 9% आईटी है, आईटी कंपनी के स्टॉक्स नीचे चले गए, तो वेटेज हो गया आपका 7%, लेकिन फिर आपने और पैसा उसमें झोंक दिया उसको 9% करने के लिए, तो ले दे गया, आपको रिटर्न्स कुछ नहीं बना, आपने अल्टीमेटली बायोन डिप करो, आप एवरेजिंग करो, ये मान लो। ठीक है, साथ में बैंक्स और फिनेंस देखो ये कितना है, 25%। तो यहाँ पे ये सीखना चाहिए, आईटी अगर आपके पास में है तो उसको अननेसेसरी ऐड ना करके बैंक्स और जो फिनेंस है, जो आईटी से कॉन्ट्रा चलते हैं, उनके बेसिस पे पोर्टफोलियो को हेज करना चाहिए या फिर बैलेंस करना चाहिए। सो यहाँ पे आईटी को देख लेते हैं, आज 1-2% गिरा है। व्यू क्या है, टेक्निकली तो नेगेटिव है। अब देखो कल भी काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि आईटी अब चलेगा क्योंकि एआई स्टॉक्स नीचे हैं तो आईटी चलेगा। देखो इतना जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचो, अभी नंबर्स देखो, बहुत कुछ है अभी आईटी कंपनीज में, क्या पता टाइम लगे, क्या पता काफ़ी टाइम लगे। सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो फिर समझ जाना काफ़ी टाइम लगेगा। पराग पारिक का क्या कहना है, जो इनके मैनेजर है पोर्टफोलियो, उनका क्या कहना है? सो ये देखते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कि एआई जो नैरेटिव है अगर ये सही भी है ना, तो क्या होगा, 10 डेवलपर पहले काम कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, अब कितने करेंगे, 5 लोग करेंगे। इसका क्या मतलब है कि प्रॉफिट पूरी तरह से गायब हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगी। होगा क्या कि जब 10 की जगह 5 लोग किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बाकी जो 5 लोग बचे हुए जो खाली है, वो खाली लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। देखो ये दो तरह के व्यूज होते हैं, इनका व्यू ऐसा है। और जिस प्रोजेक्ट पे पहले 10 लोग काम कर रहे थे 5 ही करेंगे, तो क्या होगा, सर्विस चीपर होगी और उसकी वजह से हाई डिमांड आएगी। यानी अगर कोई सर्विस सस्ती हो जाती है तो उसकी सर्विस या उस प्रोजेक्ट की सर्विस लेने के लिए काफ़ी कंपनीज आती हैं, तो सर्विस सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ेगी। सो ये इनका व्यू है। देखो मैं इस पर अग्री भी नहीं करूँगा, डिसअग्री भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये अभी ऑब्वियस है, मेरे लिए भी काफ़ी जल्दी होगा कहना। अभी डेटा के हिसाब से मैं चलता हूँ, तो डेटा देखना काफ़ी ज़रूरी है कि आईटी कंपनीज पर्सनली क्या कहती है, वो मेरा ज़्यादा व्यू होगा उसके ऊपर। सो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो अब दोस्तों कंपनी के ऊपर आता है। आज बहुत इंटरेस्टिंग मूव आया कल्याण ज्वेलर्स में। ऐसे तो ये गिरता रहता है बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के, मार्केट को थोड़ा सा भी हवा लगती है तो ये तो क्रैश कर देता है, लेकिन आज मार्केट नीचे, लेकिन ये 6% चल गया कल्याण ज्वेलर्स। सो एक्चुअली हुआ क्या है,
मार्केट के साथ में ये नीचे तो गया लेकिन काफ़ी ऊपर था, तो माइनस में आ नहीं पाया। 28 का पी है जो कि रीजनेबल है। नंबर्स कैसे जा रहे हैं? नंबर्स अच्छे जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब काम सही करता है, लेकिन फिर भी पिटाई हो जाती है इसकी। नंबर्स पिछले 3 क्वार्टर्स में अच्छे हैं। मैंने आपको ये कहा था कि अपडेट भी मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है। टाइटन 39, ये 38 है। टाइटन की वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसकी कम है। टाइटन के समान इसने ग्रोथ दी है। ब्लॉक डील आज इसमें हो गई कुछ 93 करोड़ की, 370 रुपीज़ के आसपास, ये देख लो। अब देखो दोस्तों गेम क्या है। सिटी ने इसको कहा है कि नंबर्स आपने एस्टिमेट से कम दे दिया, लेकिन फिर भी स्टॉक चलेगा और यहाँ से स्टॉक हो सकता है डबल, ठीक है। तो सिटी ने इसके लिए सीटी बजा दी और उस वजह से स्टॉक चल पड़ा। यहाँ पे 354 का प्राइस था उस समय, तो अभी 750 के टारगेट्स दिए हैं। 111% की ग्रोथ आनी चाहिए। बाय करने की जो रेटिंग थी उसके ऊपर टिके हुए है ये। और साथ में रीज़न क्या है इसके पीछे का, कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर, मतलब फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड करके। तो एक्सपेंशन ऑब्वियस है काफ़ी फास्ट होगा। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पहला रीज़न है कि काफ़ी तेज़ी से शोरूम्स ओपन हो गए क्योंकि कंपनी फ्रेंचाइजीज बांटेगी। साथ में इम्प्रूव होगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिक्वायर लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट देन कंपनी ओन करती जो स्टोर्स को। ऑब्वियस है, फ्रेंचाइजीज आप लोगे तो जो भी फ्रेंचाइजी खरीद रहा है उसका खर्चा है रेंट वेंट का, कंपनी का कुछ नहीं है खर्चा। तो ये रीज़न है सिटी का इसके ऊपर बुलिश होने के पीछे का। तो जैसे ही न्यूज़ आती है वैसे स्टॉक चल पड़ता है। और डेटा आप देख सकते हैं, 112% का रेवेन्यू सर्च कर गया। कैंडेर करके इसका एक ब्रांड है। साथ में बाकी ये डेटा मैं आपको कल ही दे चुका था, ठीक है। मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी है? डिमांड हेल्दी है। अभी फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है, दिवाली वगैरह आएगी अगले कुछ क्वार्टर के अंदर, काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये। तो कमेंट्री अच्छी है इसकी, ठीक है। सब कुछ ठीक है बट स्टॉक ठीक नहीं है, इसको भी ठीक हो जाने दो थोड़ा सा। फंडामेंटली चीज़ें ठीक है पर टेक्निकली ठीक नहीं है। तो जब तक ये आउट नहीं होगा यहाँ से, जब तक टेक्निकली वीक है। और दोनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए खरीदने के लिए, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।